आजकल के बच्चों के पास क्या इतनी ऑप्शंस हैं। अभी वो 3 करियर्स नहीं रहे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और फेलियर। जी बिल्कुल। पहले यही होता था, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर या लॉयर। अगर आपने ह्यूमैनिटीज या आर्ट ले लिया तो आप फेलियर हो। विद द कमिंग ऑफ AI एंड ML आज के जो करियर्स हैं अगले 10 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो आजकल एक करियर की शेल्फ लाइफ। पेरेंट अपने बच्चों को कैसे कैच करे कि इसमें ये खूबी है, ये यहाँ पे स्कोर ज्यादा नहीं कर रहा बट इसमें ये बहुत अच्छा है, तो ये किस स्टेज पे जाके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेरेंट को जब तक वो बच्चे के साथ, जैसे कभी मेरे पास पेरेंट आता, डॉक्टर का बच्चा है वो कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता, जो लॉयर का बच्चा है वो लॉयर नहीं बनना चाहता। वेलकम टू NFT। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे स्टूडेंट एंड पेरेंट के लिए। हम सब ने अपनी लाइफ में ड्यूरिंग एजुकेशन ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया है एक स्टेज पर आकर कि अब किस करियर को सिलेक्ट किया जाए जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो। यहाँ पे हमें नीड होती है एक करियर काउंसलर की। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस गौरी छाबड़ा मैम। शी इज़ अ करियर काउंसलर, स्कूल काउंसलर एंड शी इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर। शी ट्रेन लॉट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस और अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट का लाइफ चेंज किया है। आज उनसे हम बात करके इस फील्ड को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। गौरी मैम, NFT पे आपका स्वागत है। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच दीपक। बिल्कुल ठीक ठाक, एक्सीलेंट। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड मैम। मैम मैं जानना चाहूँगा प्रिंसिपल से लेके आज करियर काउंसलर तक आपका सफ़र कैसा रहा है? प्रिंसिपल से पहले शुरू करूंगी थोड़ा सा। आई स्टार्टेड माय करियर, मैं एक स्कूल टीचर के जैसे शुरू हुई जी। और उसके बाद मैं क्लासेस लेती थी 11th और 12th। तो बच्चों ने कहा कि आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है। आई वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। तो बच्चों ने कहा कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो हमने जो कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है आप हमें हेल्प कर दिया करो। जी। तो मैंने उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी। हेल्प करी तो मैंने आई थिंक एट द एज ऑफ 33-34 ईयर्स ऑफ एज मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए। कैट का एग्ज़ाम दिया, मैट का एग्ज़ाम दिया। और उस समय पे MBA करना एक लीनियर जर्नी थी कि लोग एक ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBA करते थे। कोई मेरी एज का इंसान MBA करने नहीं जाता। ओके। तो मैंने फिर MBA करी बेंगलुरु से। और मेरी क्लास में सारे बच्चे मेरे से 10-10 साल छोटे थे। मैं ज़्यादातर फैकल्टी की एज की थी। तो जब मैंने 2007 से 9 तक MBA करी, पर वो टाइम ऐसा था कि बहुत डीप रिसेशन आया था 2007 जब लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था। जब मैं 2009 में इतना सारा इन्वेस्ट करके बेंगलुरु से वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मैं MBA करके आई, तो मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। तो मैं वापस फिर एज अ स्कूल प्रिंसिपल आई। वहाँ पे मैंने स्कूल प्रिंसिपल जैसे थोड़ी देर काम किया। फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर रही। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में चली गई। तो मेरा करियर काउंसलिंग का सफ़र और कॉर्पोरेट सेक्टर का साथ साथ चलता रहा, जैसे 2 पैरेलल रोड्स होती हैं। जी 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 जी। बट करियर काउंसलिंग ही क्यों? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर कर गई, जो आपने ये पाथ लिया करियर काउंसलिंग का? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी इंग्लिश की, तो हमारे एक प्ले आता था वेटिंग फॉर गोडो, एक एब्सर्डिस्ट ड्रामा था। उसका जो मैसेज ये था कि हम सब लोग, पूरी दुनिया में जो लोग हैं, वो एक गलत पेयर ऑफ शूज ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो उनकी या करियर्स हो। तो मुझे ये चीज़ ने बहुत इन्फ्लुएंस किया और मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बन के खुश नहीं है, जो लॉयर है वो लॉयर बन के खुश नहीं है, जो एक आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट बन के खुश नहीं है। आप 1 घंटा किसी के पास बैठो और जो करियर उसके पास 25-30 साल तक रहता था। अर्लियर जो करियर की एज थी 2 डेकेड्स 3 डेकेड्स की होती थी। पीपल इतनी जल्दी स्विच नहीं करते थे करियर। तो मेरे को ये लगा जो चीज़ किसी के साथ 30 साल तक रहती है, चाहे वो मैरिज है चाहे वो करियर है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम ब्रेड सोचते हैं कि मैं बॉर्न लाऊं या किट्टी लाऊं, है ना। हम बिस्किट सोचते हैं कौन सा ब्रांड लाऊं, जो जिसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन है। जी 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 जी। पर जिसकी शेल्फ लाइफ 30 साल है उसके बारे में हम सोचते नहीं है, बात भी नहीं करते। हाँ, मुझे वो एब्सर्डिस्ट ड्रामा दिमाग में आया कि हम सब एक गलत पेयर ऑफ शूज ट्राई कर रहे हैं और हम सब लोग एक गलत करियर में फंसे हुए हैं। तो कोई ऐसा चीज होनी चाहिए। और उस टाइम पे करियर काउंसलिंग बहुत नया था हमारी सोसाइटी में। तो मुझे लगा कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जब करियर को चूज करने से पहले अगर वो किसी को इन्फॉर्मेशन होगी कि ये करियर्स हैं, मेरा ये एप्टीट्यूड है, मेरी ये पर्सनैलिटी है, सो दैट वुड बी अ गुड पाथ। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, आई गॉट इनटू करियर काउंसलिंग। फिर मैंने लिखना शुरू किया हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, ट्रिब्यून के लिए, ऑन करियर्स। जी। करियर काउंसलिंग एक्चुअल में क्या है?
मतलब मैं अगर बात करूं, हमने बहुत बार सुना है कि करियर काउंसलिंग करवा लेते हैं, बट इसका अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कैसे करोगे? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। जो करियर काउंसलिंग है वो एक तरह से आपको एक रास्ता दिखाती है। एक्चुअली वो आपको हाथ पकड़ के उस रास्ते तक नहीं लेके जाती। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मेरे पास जाने का रास्ता, आई कैन गो बाय बस, मैं प्लेन से जा सकती हूँ, मैं कैसे भी जा सकती हूँ। पर जो करियर काउंसलिंग है वो आपको बताती है कि पहले आपकी मंजिल क्या है, आपको दिल्ली जाना है या राजपुरा जाना है, और सेकंड आपको वहाँ जाना कैसे है जी। सो व्हाट एंड हाउ बोथ। और जब हम व्हाट पे बात करते हैं तो आजकल के बच्चों के पास क्या है, इतनी ऑप्शंस हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, उनको पता है। अभी वो 3 करियर्स नहीं रहे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और फेलियर। जी बिल्कुल। पहले यही होता था, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर या लॉयर। अगर आपने ह्यूमैनिटीज या आर्ट ले लिया तो आप फेलियर हो। 4 ही करियर्स थे। बिल्कुल। पर अब इतनी इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बच्चे को पता नहीं लगता कि मैं ए पाथ पे जाऊं या बी पे जाऊं या सी पे जाऊं। और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है अब कि विद द कमिंग ऑफ AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आने के बाद आज के जो करियर्स हैं अगले 10 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जी। जैसे पिछले 10 साल पहले जो टाइपिस्ट थे या स्टेनोग्राफर्स थे या PCO लोगों के होते थे, वो सारे करियर्स और वो एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो गई है अब। तो आजकल एक करियर की शेल्फ लाइफ 5 से 7 साल से ज़्यादा नहीं है। तो इस समय एक बच्चे को, चाहे वो बच्चा हो चाहे इवन एडल्ट्स, सम ऑफ द एडल्ट्स इन द मिडिल एज आर चेंजिंग करियर्स। 10 साल वो डॉक्टर रहता है, फिर वो कहता है नहीं मेरे को सर्जरी नहीं करनी, मेरे को आर्टिस्ट बनना है। पीपल आर चेंजिंग करियर्स। सो वेदर बच्चा है या अडल्ट, उसके लिए बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ें जानना जो मैंने कहा। मेरी मंजिल क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ वहाँ पर। इसके लिए हम 3 तरह के आई वुड से टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं। पहला होता है एप्टीट्यूड, उस बंदे का एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटेलेक्ट क्या कहता है, IQ नहीं पर इंटेलेक्ट क्या कहता है। सेकंड है उसकी पर्सनैलिटी, कि वो मार्केटिंग में जाना चाहता है पर उसकी पर्सनैलिटी बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो एक इंट्रोवर्ट है, तो शायद उसको रिसर्च में जाना चाहिए। थर्ड है उसका इंटरेस्ट। जब ये 3 चीज़ें मैच कर जाती हैं, उसका एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी और उसका इंटरेस्ट, तो हम कहते हैं ये एक सही करियर पाथ है उसके लिए। और जब ये तीनों का मिसमैच होता है, बहुत बार आपने लोगों के साथ बैठ के देखा होगा, लोग कहते हैं मैं तो ना डॉक्टर बनना चाहता था, पर मेरे फादर ने बहुत फोर्स किया कि लॉ कर जाओ क्योंकि मेरे पापा की लॉ फर्म है। तो बेसिकली उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी मैच नहीं करते। सो करियर काउंसलिंग एक अटेम्प्ट है इन तीनों चीज़ों को मैच करवाने का। और इसके साथ इट्स नॉट ओनली फॉर द किड्स, ये सिर्फ बच्चे या किसी बड़े के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग में एक पेरेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो इंडिया है, स्पेशली जो इंडिया एज अ सोसाइटी है ना, वहाँ पे इंडियन पेरेंट पे मास्टर है। बच्चे की सारी पढ़ाई का जिम्मा पेरेंट के ऊपर है। जी बिल्कुल। पर वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत लोग, बच्चे हायर एजुकेशन करते हैं, हाई स्कूल के बाद वो व्हेन दे गो इनटू कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो बहुत लोग अपने आप फंड करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट लोन्स का वहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। अपने यहाँ पे क्या है कि बहुत कुछ पेरेंट पे मास्टर है। तो होता क्या है कि बच्चा वांट्स टू गो टू कनाडा, बच्चा USA में जाके ये डिग्री करना चाहता है, पर पेरेंट के पास वो फाइनेंसेस ही नहीं है। और कभी कभी पेरेंट जब बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें लगता है कि पेरेंट अगर बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छा गाइड कर लेंगे, पर अगर फादर डॉक्टर है और मदर टीचर है, उनके दोनों के करियर्स का खुद का प्रेशर है। तो मैंने बच्चों को देखा है कि जो बच्चा डॉक्टर का बच्चा है वो कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता, जो लॉयर का बच्चा है वो लॉयर नहीं बनना चाहता। तो कहीं ना कहीं एक करियर काउंसलिंग एक और अटेम्प्ट है एज अ फैमिली बंदे को काउंसिल करने के लिए, कि एज अ फैमिली हमारे फंड्स क्या हैं, हम बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये वाला कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी आते हैं, पर वहाँ पेरेंट की काउंसलिंग का इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बिकॉज पेरेंट पे मास्टर नहीं है जी। सिंस यहाँ पैसा जाना है एक डिग्री पे, एक मिनिमम डिग्री पे भी बिफोर अ पर्सन एंटर्स द जॉब मार्केट उसका 30 लाख के करीब खर्चा होता है। तो ये 30 लाख माँ बाप ही देते हैं। तो इसलिए करियर काउंसलिंग में कहीं ना कहीं पेरेंट की काउंसलिंग होनी भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सो ये मैं करियर काउंसलिंग के बारे में कहना चाहूँगी।
हमारे ये करियर काउंसलिंग में स्कूल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए? क्योंकि मेजर देखा जाए तो बच्चों ने जो अपना एक मेजर डिसीजन लेना है वो बोर्ड एग्जाम के बाद ही लेना है। Correct. तो यहाँ पे हम अगर बात करें अपने स्कूल्स की, ट्रेडिशनल स्कूल्स की, तो वो क्या रोल निभा रहे हैं यहाँ पर? सैडली और आयरॉनिकली जो स्कूल्स का रोल है वो शुरू हो जाना चाहिए ग्रेड 6-7 से। ओके। पर स्कूल्स में, जिन स्कूल्स में थोड़ी बहुत करियर काउंसलिंग के नाम पे कुछ होता भी है, वो ज्यादातर स्कूल्स बच्चे को पकड़ते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद, जब ही इज ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ चूजिंग अ स्ट्रीम। 10वीं के बाद उसने एक स्ट्रीम चूज करनी है। पर एक्चुअली जो करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए ग्रेड 6 या 7 से। क्यों? जो बच्चे के टीन एज है, प्री टीन्स और टीन, जो एडोलेसेंट एज है ना, उस समय उसको फैसिनेट करता है कोई करियर। और स्कूल्स में रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर आप चाहते हो कि आपके ज्यादा लोग आईआईटी जाएं, तो बजाय कि आप बच्चों का ट्रिप मसूरी ले जाओ या शिमला ले जाओ और बच्चों को आईआईटी दिखा के लाओ, बिल्कुल, या बच्चों को नासा दिखा के लाओ जहां बच्चों को लेके जाना चाहते हो। तो जो स्कूल में इतनी हाई वॉल्यूम स्कूल्स है ना हमारे यहाँ पे, जैसे एक स्कूल में 3000 बच्चा है या 4000 बच्चा है, वहां पे अगर 2 काउंसलर्स हैं भी, वो काउंसलर्स उन्हीं बच्चों को केटर करते हैं जिन जो या तो वो जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या बच्चों को कोई डिफिकल्टी इन लर्निंग है। स्मार्ट किड्स को केटर नहीं करते, और 2 काउंसलर 4-5 हज़ार के बच्चों को मैनेज भी नहीं कर सकता। तो स्कूल्स का जो रोल है ना वो शुरू हो जाना चाहिए ग्रेड 6, 7, 8 से, जिसमें बच्चों के एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बने। अब बहुत चीज़ें सीबीएसई बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी ले रही है, बच्चों के पोर्टफोलियोज बन रहे हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जिससे ऑब्जर्वेशन से स्कूल्स ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे की ग्रेविटेशन किधर है, और बच्चे का एक लॉन्जिट्यूडनल ट्रैकिंग हो जाती है कि करियर ऑप्शन या करियर चॉइसेस भी चेंज हुई हैं कि नहीं। हमारे यहाँ सैडली क्या है, 10th के बाद मम्मी पापा पूछते हैं कौन सी स्ट्रीम में जाना है। बच्चा कहता है मेरा फ्रेंड तो मेडिकल में जा रहा है, मुझे मेडिकल में जाना है, या कॉमर्स की मैडम मुझे बड़ी पसंद है जी, तो मुझे वहाँ जाना है। जी बिल्कुल। या मेरा कोई फ्रेंड कॉमर्स में जा रहा है, मुझे वहाँ जाना है। जी जी जी। या स्कूल कैसे करता है करियर काउंसलिंग? स्कूल कहता है कि 90% वाले बच्चे मेडिकल में चले जाओ, 80% वाले बच्चे सारे नॉन मेडिकल में चले जाओ, जो 60 and 70% वाले हैं वो सारे ह्यूमैनिटीज के। अभी भी मार्क्स के पीछे ही भाग रहे हैं। अभी भी लोग जो बाइफर्केशन ऑफ स्ट्रीम्स करते हैं मार्क्स के पीछे करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जरूरी नहीं कि वो आईआईटी से पढ़ के आए हैं, करेक्ट? वो सारे जो अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हैं, 60% वाले, 70% वाले ही लोग बहुत राइज करते हैं। हमें लगता है कि स्टेम कोर्सेज हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स इंटेलिजेंट लोगों के लिए हैं। जो आर्ट है, जो फाइन आर्ट है, जो पेंटिंग है, जो कॉमेडी है, वो सारी 70% के नीचे के लिए है। सो स्कूल्स के लिए मेरा ये, आई वुड व्हेन आई कंसल्ट स्कूल, जब मैं स्कूल्स के पास जाती हूँ तो मैं स्कूल्स को ये कहती हूँ कि आप 6, 7, 8 में बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू करो। बच्चा जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो सबसे पहले जब वो कोचिंग क्लास में जाता है, जब वो खुद तैयारी करने लगता है, उसको बोलते हैं एनसीईआरटी की ग्रेड 6, 7, 8 की बुक को पढ़ जी। इसका मतलब जो उसकी यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की तैयारी है वो कहीं ना कहीं मिडिल स्कूल से शुरू होती है। पर हम जागते बहुत लेट हैं 10th के बाद, और ज़्यादातर माँ बाप तब जागते हैं या स्कूल तब जागता है जब 11th में मेडिकल, नॉन मेडिकल में फेलियर केसेस बहुत आ जाते हैं। जी 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 जी। फिर स्कूल्स कहते हैं ये मेडिकल तेरे लिए ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो आर्ट्स में चले जाओ, एज इफ आर्ट्स इज इजी, इट्स नॉट दैट। सो ये जो अप्रोच है स्कूल्स की या पेरेंट्स की या एजुकेशन ओवरऑल की, ये हमें चेंज करनी चाहिए, और बच्चों को जैसे कहते हैं कैच देम यंग, छोटी एज में कैच करना चाहिए। मैं बात करूँ अगर पेरेंट्स की, तो स्कूल के पास तो चलो बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनका ध्यान नहीं जाता या वो कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल हो जाता है एक जगह पे जाकर। पर पेरेंट अपने बच्चों को कैसे कैच करे कि इसमें ये खूबी है, ये यहाँ पे स्कोर ज्यादा नहीं कर रहा बट इसमें ये बहुत अच्छा है, तो ये किस स्टेज पे जाके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कितना उनको इन्वॉल्व होना पड़े बच्चों के साथ कि ये चीजें वो आइडेंटिफाई कर पाए? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज क्या है कि स्कूल के पास बच्चा रहेगा 16 साल, माँ बाप के पास बच्चा रहेगा ऑलमोस्ट हिज एंटायर लाइफ, उसका पूरा करियर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट ये ड्यूटी, जब वो स्कूल, स्पेशली प्राइवेट स्कूल में जब
बच्चे को भेज देते हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को, कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट फ्रॉम नमस्ते करना से लेकर उसका करियर की चॉइस करना स्कूल सिखाएगा। आप पीछे हट जाओ। हाँ, आप पीछे हट जाओ। और ये चेंज आया कोविड के बाद ज़्यादा जी पेरेंट्स में, कि हमने एक्स अमाउंट ऑफ फी दे दिया, अब हमारी कोई हेडेक नहीं है बच्चे, पर एक्चुअली पेरेंट को जब तक वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, नंबर 1, वो रियलाइज ही नहीं कर पाएगा कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है ना। जैसे कभी मेरे पास पेरेंट आते हैं कि हमारी एक लैब है, हम बच्चे को फिजिक्स कराना चाहते हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ पेरेंट्स को कि आप ना मेरे को टेस्ट करने से पहले, एप्टीट्यूड या एबिलिटी का टेस्ट करने से पहले आप मुझे बच्चे की रफ कॉपी ला के दो जी। बच्चे की जो असली, आई वुड से असली बच्चा है, अगर अमित कुमार नाम का कोई बच्चा है, अमित कुमार उसके केमिस्ट्री फिजिक्स के मार्क्स में नहीं है, अमित कुमार रफ कॉपी में है। बिल्कुल। और रफ कॉपी तो मम्मी पापा को कभी देखने का टाइम ही नहीं है, ना टीचर को देखने का टाइम है। बिल्कुल। जो वो रफ कॉपी में डूडलिंग कर रहा है, मे बी वो म्यूजिक लिख रहा है, मे बी वो कोई मैप्स बना रहा है, मे बी वो पोर्ट्रेट बना रहा है, या मे बी वो बहुत क्विक वे से मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है। जब तक आप उसकी रफ कॉपी, तो रफ कॉपी यहाँ पे एक मेटाफर जैसा है। रफ कॉपी, एक तो रफ कॉपी उसकी खुद की कॉपी, एक उसका दिल, है ना। सारा टाइम पेरेंट और स्कूल बच्चे को शट अप कराता रहता है जी। टीचर कहती है कीप क्वाइट, लिसन टू मी, मॉम डैड से लिसन टू अस। तो बच्चे को इतना हम क्वाइटन कर देते हैं कि जब वो बड़ी एज में करियर चॉइस करने लगता है, उसको बोलते हैं अब तू बता तू क्या करना चाहता है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। पेंसिल, कॉपी, किताब, जीन्स, शर्ट, तो सब मम्मी पापा ने डिसाइड किया है। सो पेरेंट्स जब तक बच्चे के साथ नंबर 1 टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, दूसरा उसके किस इंटरेस्ट को करियर में चेंज करना है, किसको नहीं करना। बहुत बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहेंगे कि मैम हमारा बच्चा लगता है कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा करेगा। क्यों? वो ना गेम बहुत खेलता है कंप्यूटर पे गेम खेलना इज अ सेपरेट प्रोफेशन। बिल्कुल। पर कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेना इज अ सेपरेट प्रोफेशन। बिल्कुल। राइट। हमारा बच्चा ये चीज़ बहुत अच्छे लर्न कर लेता है, शायद इसको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। हमारे जो पेरेंटल जो ग्रुप है या कोहॉर्ट ऑफ पेरेंट्स है, हम बहुत स्पेंड करते हैं अपने बच्चे के आईफोन पे, अपने बच्चे के जीन्स पे, शर्ट पे, मॉल पे लेके जाने पे, पर उस पे वो टाइम स्पेंड नहीं करते कि बच्चे को साइंस के म्यूजियम ले जाएं या किसी हिस्टोरिकल जगह पर ले जाएं, आईआईटी दिखा कर लाएं उसको, और खुद उसके साथ टाइम स्पेंड करें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पेरेंट को बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे, ऑब्जर्व करे बच्चे को, एंड राइट टाइम पे काउंसलिंग कराए। 10th स्टैंडर्ड के बाद काउंसलिंग कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, मैं बात करूँ अगर हाई सोसाइटी फैमिलीज की, तो देखा गया कि बच्चों के ऊपर शुरू से एक प्रेशर होता है। अगर ये डॉक्टर की फैमिली है तो उसे डॉक्टर ही बनना है, तो वो क्या उसमें सही डिसीजन ले पाता है, या वो एक अच्छा डॉक्टर बन के निकल सकता है उस प्रेशर में? वो नहीं ले पाता। बिकॉज क्या है कि पेरेंट ये भूल जाता है कि जब मैं एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सक्सेसफुल डॉक्टर बने, तो मेरा बच्चा सबकॉन्शियस माइंड में मेरा प्रोफेशन ही नहीं देख रहा, मेरी पर्सनल लाइफ भी देख रहा है कि अगर मैं सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ पर मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, मेरे पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मेरे पास अपने बच्चे के पास को फैमिली को टाइम देने के लिए नहीं है, वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, और बनेगा तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। बिकॉज जब बच्चे को बाप डॉक्टर नहीं चाहिए, बिल्कुल, बच्चे को फादर चाहिए। करेक्ट। जो डॉक्टर फादर है उसको बच्चा डॉक्टर चाहिए, उसको बच्चा नहीं चाहिए। बिल्कुल। राइट। सो ये बहुत प्रॉब्लम आती है देखने में कि जितने सक्सेसफुल करियर्स वाले लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर है या इंजीनियर है या लॉयर है या एनी करियर फॉर दैट मैटर, उसका ऑफस्प्रिंग, उसकी फैमिली या उसका बच्चा उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता। उसको ये नहीं पता मुझे क्या करना है, पर उसको ये पता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, पर मुझे डॉक्टर नहीं बनना। करेक्ट। तो जो करियर काउंसलिंग का एक बहुत
इम्पेरेटिव पॉइंट और है जो करियर काउंसलर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोर्स के लिए तो गाइड कर देते हैं बच्चे को, इंटरेस्ट भी बता देते हैं, कॉलेजेस भी बता देते हैं कि इतने मार्क्स होंगे तो ये कॉलेज मिलेगा, इतने मार्क्स होंगे तो ये मिलेगा, पर हम कोई उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और एक इमर्सिव नहीं देते, कि इमर्शन वाला एक्सपीरियंस नहीं देते कि ये डॉक्टर की लाइफ होती है। उसको ये पता है कि मैं नीट क्लियर कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं MBBS करूँगा, फिर मैं कोई पोस्ट ग्रेड MD कर लूँगा, कोई स्पेशलाइजेशन करूँगा एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर, और ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा आफ्टर आई गेट एम्प्लॉयड, मेरे को इतनी एवरेज सैलरी, मीडियन सैलरी मुझे इतनी मिलेगी। पर उसको ये नहीं पता कि डॉक्टर की लाइफ क्या है और उसका प्रेशर कैसे वो हैंडल करेगा, प्रेशर कैसे हैंडल करेगा। तो ये जब तक करियर काउंसलर या स्कूल्स कोई करियर डेज नहीं बनाते या पेरेंट एक बच्चे को रोल मॉडल नहीं देता, तब तक नहीं हो। कहते हैं ना, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। हम कितना भी प्रीच कर लें किसी को, पर जब तक हम खुद रोल मॉडल नहीं बनते ना। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या लॉयर बने, और मैं एक लॉयर या इंजीनियर या डॉक्टर हूँ, तो मैं जैसा बच्चे को बनाना चाहती हूँ मुझे खुद वैसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मुझे खुद वो करना पड़ेगा। बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा, वो सीखेगा। बच्चे के लिए जब हम बोर्ड का एग्जाम दे लेते हैं तो एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हमने कौन सा करियर सेलेक्ट करें कि आने वाले टाइम में वो हमारे लिए एक राइट डिसीजन हो। तो इसको कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज मेरे को, मतलब उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको सिलेक्ट करके वो एक राइट डिसीजन ले सकता है? ये ना आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। क्या होता है कि जब वो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है और उसने किसी करियर में जाना है, जो आज के करियर्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो अगले 5 साल में नहीं होंगे, है ना। इवन जो डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, जो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं, और मोस्ट हाईली पेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं आजकल, IT में सबसे ज्यादा पैसा है, पर कहीं ना कहीं ये अगले 5 साल में ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ रोबोटिक्स ने, AI और ML ने ले लेना है। तो इस समय पर बच्चा ना केवल अपनी वो डिग्री या अपनी उस करियर के बारे में सोचे। मेरी एडवाइस हमेशा बच्चों को ये होती है कि आप जेनेरिक स्किल्स को अपनाओ, जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। आजकल के बच्चों में मिसिंग है ये। क्यों? क्योंकि फैमिली में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आएगी जब आप प्रॉब्लम में पड़ोगे? बिल्कुल, ठीक है। आपको स्विमिंग कैसे आएगी जब आप पॉन्ड में कूदोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तब आएगी जब आपको प्रॉब्लम होगी। पर अगर आपका स्कूल, आपका माँ बाप, आपका पीयर आपको प्रॉब्लम में आने ही नहीं देगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आएगी? या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो फोर्ब्स और गार्टनर की ये जो रिसर्चेस हैं, जो इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं सारी, वो सारी ये कहती हैं कि आप एक सर्टिफिकेट या डिग्री एक करियर के लिए ज़रूर तैयार हो, पर उससे ज़्यादा एक जेनरिक स्किल के लिए तैयार हो, क्योंकि हर कंपनी में अपस्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। सो स्किल ओरिएंटेड बनाओ अपने को, ना कि डिग्री ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड, कि आप में कोई स्किल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो। जैसे फोर्ब्स का अभी रिसेंट रिसर्च आया फोर्ब्स में कि अगले 10 साल में जिसको आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, वो वाइप आउट हो जाएगा प्रोफेशन से। सो व्हेन आई से आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मीन्स आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। जिसको अपनी बात कहनी ही नहीं आई, चाहे वो डॉक्टर है या इंजीनियर है या anybody for that matter, जी। अगर बात ही नहीं कहनी आई, ये प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करनी आई, तो वो करियर में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो वन, फोकस ऑन द डिग्री, कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है, मुझे DU में जाना है, मुझे इसमें बैचलर्स करना है, उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करनी है, उसके बाद मेरे ये करियर होगा। एक तो ये थॉट प्रोसेस है। इसके साथ पैरेलल थॉट प्रोसेस रखो कि 21st सेंचुरी स्किल्स भी मुझे लेनी है, टेक्नोलॉजी की, क्रिएटिविटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एज अ करियर काउंसलर आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए अभी तक? एज अ करियर काउंसलर आई वुड से कि एक चैलेंज होता है और उसके बाद एक ग्रेटिफिकेशन होती है। Okay. जैसे कि हम हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, जैसे हम कोई दान करते हैं ना, तो हमें उसके बाद एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। अगर हम वो दान किसी को बताते नहीं, अगर हम कहीं पंखा डोनेट करते हैं, ऊपर लिखवा देते हैं कि ये उसने डोनेट किया, दैट इज नॉट दान, राइट?
तो करियर काउंसलिंग के चैलेंज को फेस करके उसके बाद ये ग्रेटिफिकेशन होती है। मेरे को जो मेजर चैलेंजेस एज अ करियर काउंसलर फेस करने पड़ते हैं वो ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को किस करियर में डालें। बच्चे को पहले ही पता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आज गूगल में पड़ी है ना, उनको सब पता है लेटेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, डिग्रीज कौन से हैं। इशू ये आता है जब पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, और स्पेशली जब बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं। अगर हस्बैंड का प्रोफेशन ए है और वाइफ का प्रोफेशन बी है और बच्चा जाना चाहता है प्रोफेशन सी में, तो ब्रिंगिंग दैट फैमिली टुगेदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि जो बच्चा कह रहा है वो सही है, या बच्चे को समझाना कि जो मम्मी कह रही हैं वो सही है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एट टाइम्स मेरे सेशंस ऐसे भी होते हैं कि मैंने पेरेंट्स को एकदम ब्रेक डाउन होते हुए देखा है। क्योंकि अपने इंडिया में जो बच्चा है ना, वो माँ बाप का सपना है। बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप सोचने लगते हैं मैंने इसको ये बनाना है ना। बच्चे, माँ बाप का बस चले तो बच्चे की किस्मत अपने हाथ से ही लिख दें। पर जब वो एक करियर चॉइस में आता है, तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, दैट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। क्योंकि वो 3 माँ बाप, और कभी कभी बहुत कंपैरिजन है बिटवीन सिबलिंग्स। इसका बड़ा भाई तो डॉक्टर है, या इसकी कज़न तो आर्किटेक्ट है, वो बहुत अच्छा कर रही है। तो हम देखते ही नहीं कि बच्चे के अंदर एक अपना सीड है ना। उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी आ गया। बोल बोल के प्रेशर डाल दिया। मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, आप बाहर पौधे लगाते हो, सीड्स लाते हो, एक ही तरह के सीड्स होते हैं, पर सारे पौधे तो एक से नहीं उगते ना। हम पौधे के साथ झगड़ा करते हैं कि तेरे इसमें पत्ते ज्यादा है, इसमें कम है, तो छोटा रह गया। सबको इक्वल सनलाइट मिलती है, सबको इक्वल रेन मिलती है, सबको इक्वल मैन्योर मिलता है। इसी तरह बच्चे हैं, बट कांस्टेंट कंपैरिजन कि ये बड़ा बच्चा वर्सेस छोटा बच्चा, कजन्स, और कंपैरिजन की फादर और मदर की प्रोफेशंस का। तो करियर काउंसलिंग से ज़्यादा ये बहुत चैलेंजिंग है कि फैमिली को सेम पेडेस्टल पे लाना। उसमें बहुत सेशंस लग जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को लगता है कि मैंने रेज करना है किड्स को, करेक्ट। तो पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है मेरे को बच्चे को कुछ बनाना है, पर बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से आते हैं, पर उनका दिल और दिमाग खुद का होता है। ये प्रॉब्लम बहुत चैलेंजिंग लगता है कभी कभी। हमारे गवर्नमेंट का और हमारे स्कूल्स का कोई एक्शन वो ले रहे हैं अभी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, या बच्चों की हेल्प करने के लिए करियर डिसीजन में अभी कुछ इनिशिएटिव लिया उन्होंने? बहुत सारे इनिशिएटिव CBSE एज अ बोर्ड ले रहा है, ICSE भी ले रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स। स्पेशली जो NEP है, NEP में बहुत सारे जो कोर्सेज हैं अभी स्किल ओरिएंटेड हो गए, राइट फ्रॉम ग्रेड 6। तो जो बोर्ड्स हैं ना, वो बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। 1 तो NEP है। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स अब जो पोर्टफोलियो स्कूल्स ने बनाने शुरू किए हैं कि बाय द एंड ऑफ ग्रेड 12 बच्चे के पास एक पोर्टफोलियो होगा, तो उसकी ट्रैकिंग हो जाएगी कि ग्रेड 1 में ये था, ग्रेड 2 में ये था, ग्रेड 3 में ये था, और ग्रेड 12 में बच्चा ये था। और बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाए जाते हैं जब वो बच्चा 7th 8th 9th में होता है। बस इशू ये है कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि इतना हाई वॉल्यूम स्कूल है और इतना प्रेशर है स्कूल के ऊपर अपने ही कामों का कि ये कभी कभी बैक सीट ले लेता है। जैसे जब स्कूल कैलेंडर, मैं स्कूल का प्रिंसिपल रही हूँ, तो हम स्कूल कैलेंडर जब करते हैं तो मेरा बस चले तो मैं हर महीने एक करियर डे बनाऊं, जिसमें मैं एक दिन सारे करियर्स के लोगों को बुलाऊं और बोलूं कि आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। पर कैलेंडर इतना टाइटली पैक्ड है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। एक कैलेंडर डे, एक करियर डे बनाते हैं बस। अब एक दिन में बच्चे, पूरे स्कूल को आप 4000 बच्चों को कैसे करवा दो? नहीं कर सकते। सो द वॉल्यूम ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पर से, वॉल्यूम ऑफ अ स्कूल, ये कभी कभी चैलेंजिंग है, पर इनिशिएटिव्स बहुत से लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के। ये ग्राफ चेंज हुआ है पिछले 10 साल के एज कम्पेयर टू टुडे? बहुत चेंज हुआ है, बहुत। अब थोड़े से पेरेंट्स भी ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा सा बच्चा भी अवेयर है करने के लिए। थोड़ा जो अपने पंजाब में एक्सोडस टुवर्ड्स कनाडा एंड एक्सोडस टुवर्ड्स अदर कंट्रीज है, वो अगर हम किसी तरह कंटेन कर लें तो आई थिंक यहीं पे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज बन जाती। जैसे कुछ साल पहले अगर कोई बच्चा कहता था मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है या मेरे को आज एक आर्टिस्ट बनना है,
तो पेरेंट्स को लगता था आर्टिस्ट भी कोई प्रोफेशन है। आजकल बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, बिल्कुल, और पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवर द पास्ट डेकेड और सो, लाइक पिछले 10 साल से मैं कहूँगी बहुत पैराडाइम शिफ्ट आया है। पर अभी भी जिसको कहते हैं ना, थोड़ा हुआ है और थोड़ा होने की ज़रूरत है, वर्क इन प्रोग्रेस है ये, कह सकते हैं। एनी स्पेशल मेमोरी आपकी जो किसी बच्चे की जिसने लाइफ ही चेंज कर दिया हो आपके काउंसलिंग के बाद? कोई ऐसा केस स्टडी आप शेयर करना चाहो? मैं एक केस स्टडी शेयर करूंगी जिसमें मैंने बच्चे की लाइफ तो नहीं चेंज हुई, पर पेरेंट्स का एटीट्यूड और लाइफ मैंने चेंज होती देखी जी। तो वो बहुत मेरे लिए टचिंग था। देयर वाज अ चाइल्ड, तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी कोई नाम बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस। तो एक मेरे पास मदर आती थी, बहुत वेल क्वालिफाइड, वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी। वो आती थी मेरे पास और वो मुझे कहती थी कि मेरे को मेरे बेटे की करियर काउंसलिंग करवानी है। तो पहले मैं मदर से मिलती रही, फिर उसके उनकी बेटी से जब मैं मिली तो मैंने देखा कि बेटी को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। उसके पास एक करियर पाथ है कि मुझे इस करियर पाथ पे जाना है, और वो पूरी एडमेंट है, उस पे उसने रिसर्च कर रखी है और मैंने उसको जाना करना है। देन आई स्टार्टेड प्रोबिंग, देन आई रियलाइज्ड कि कभी कभी क्या बच्चे के आजकल करियर्स के साथ बच्चे के बहुत सारे और इश्यूज हैं। लाइक कभी कभी किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन गलत है ना। और हमारी सोसाइटी में अभी स्पेशली इंडिया में दो ही तरह के लोग हैं, या मेल है या फीमेल है। बहुत सारी, अगर किसी की बायोलॉजिकल या सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहीं और है तो पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, ना बच्चा एक्सेप्ट करता है। तो आई रियलाइज्ड कि देयर इज सम इशू देयर। तो मैंने उनको, उस फैमिली को ये बोला कि रादर देन गेटिंग करियर काउंसलिंग डन, फैमिली काउंसलिंग डन। और मुझे बहुत टाइम लगा वो, क्योंकि पेरेंट्स वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। पेरेंट्स को ये बात रियलाइज करवाने में कि हर इंसान इंसान है आफ्टर ऑल। डोंट कैटेगराइज द पर्सन इन अ मेल एंड अ फीमेल। मैंने तो जिन स्कूल्स को कंसल्ट किया या जिन स्कूल्स को मैंने लीड किया, तो वहाँ पे मैंने फॉर्म्स में भी मेल फीमेल और अदर लिखवाया। आई हैड नेवर रिटन मेल फीमेल। मुझे लगता है कि बहुत सारी ओरिएंटेशंस ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी, स्पेशली दिस पार्ट ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट ही नहीं करता। और हम सोचते हैं बच्चे को करियर की प्रॉब्लम है। बच्चे को करियर की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा फैमिली से दूर रहना चाहता है और वो कोई भी वो करियर ले लेता है जो जहाँ वो उसको फैमिली दिखे ही ना। ये एक्सेप्ट करना। सो एट द एंड ऑफ द डे करियर तो वही हुआ जो बच्चे ने चाहा, बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर मैनी काउंसलिंग्स मुझे इस बात की, जो मैंने कहा ना, जो दान जैसी फीलिंग, बहुत बड़ा शब्द मैं बोल रही हूँ, एक बड़ी ग्रेटिफाइंग फीलिंग होती है कि एट द एंड ऑफ द डे फैमिली इज टुगेदर, फैमिली अंडरस्टैंड करती है। तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या माँ बाप को। इट्स नॉट ऑलवेज कि पेरेंट्स ही गलत है। फैमिली को आपस में, कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के ग्लू की तरह है, बिल्कुल, दैट बाइंड्स द फैमिली। वो चाहिए। अगर हम बात करें तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे को नीड है करियर काउंसलर की या नहीं है? और आज के टाइम पे पेरेंट क्या पहले की तरह अभी भी डरते हैं करियर काउंसलर के पास जाने से? हाँ, ये ना हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा सा है, चाहे वो काउंसलर कह दो या करियर काउंसलर कह दो। जो मैंने कहा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट, जो हमारे, अगर फैमिली की बजट देखो, जो फूड एंड क्लोथिंग पे है या मेडिसिन पे है या एजुकेशन पे है, उसका बजट का एक पार्ट भी एक काउंसलिंग पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो डिसीजन, जो मैं कहती हूँ कि एक डिग्री लेने के लिए अगर पेरेंट का 30 लाख का खर्चा है, लेट्स सपोज, वो 30 लाख कहाँ खर्चें, किस जगह पर खर्चें ताकि बच्चा हैप्पी रहे, उसके लिए काउंसलिंग का सेशन होना ज़रूरी है। जब मैं ऐसे कहती हूँ तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर बच्चे को एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग। और ज़रूरी नहीं बच्चे को, आजकल करियर्स की, जैसे मैंने पहले कहा कि लाइफ 5 से 7 साल रह गई है, तो बहुत सारे मिडिल एज लोग भी करियर चेंज करना चाहते हैं, पर उनको डर लगता है कि मैं इस एज में काउंसलर के पास जाऊंगा, क्योंकि काउंसलर के पास जाना स्टिग्मा है कि आप कंफ्यूज्ड हो या आपका कोई मेंटल इश्यूज है, इसीलिए आप काउंसलर के पास जा रहे हो। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, हर इंसान का कोई मेंटोर, कोच या काउंसलर है।
इवन जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जी। वो लोग भी एक कोच या मेंटोर रखते हैं जो उनको आगे बताते हैं, जिसको पीक परफॉर्मेंस कोच बोलते हैं। सो लाइक मैं भी एक एज अ काउंसलर मैं भी एक पीक परफॉर्मेंस कोच के पास जाती हूँ काउंसलिंग के लिए, बिकॉज हम सबको एक टाइम पे एक लेवल ऑफ डायरेक्शन चाहिए, चाहे वो करियर के बारे में हो, चाहे अपनी मिड लाइफ क्राइसिस हो या मिड करियर के बारे में हो। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको या कोई ऐसा इंसान है जिसको किसी टाइम पे भी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि काउंसलिंग लेने का मतलब ये नहीं है कि हम कंफ्यूज्ड हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या हमें कोई स्टिग्मा है। काउंसलिंग का मतलब है कि हम एश्योर करना चाहते हैं किसी मेंटोर से या किसी मेंटी से कि हम जिस पाथ पे जाना चाहते हैं क्या वो हमारे लिए सही है। बिफोर इन्वेस्टिंग 30 lakhs या 40 lakhs, अगर मुझे कोई बता दे कि ये वर्थ इट है या नहीं, तो वो सही नहीं होगा, बजाय कि मैं पूरी अपनी लाइफ खराब कर लूँ और फिर बाद में सोचूं। सो दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट हर इंसान के लिए काउंसलिंग का सेशन, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो किसी और लाइफ कोचिंग की हो, या कभी कभी बहुत सारे लोग जो जॉब्स में होते हैं वो भी एक टाइप की काउंसलिंग लेते हैं कि मैं अपने हाउ डू आई इंक्रीज माई पोटेंशियल इन अ जॉब, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करूँ या मैं स्ट्रेस से कैसे निकलूँ। सो ऐसे टाइप की काउंसलिंग भी एक टाइप की करियर काउंसलिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो आप उसके बारे में बताएंगे? जो नेशनल अवार्ड मुझे मिला वो भी मैं आपको आई वुड से कि एक पैशन, इससे मेरा मैसेज यही है कि जो भी चीज़ हम पैशनेटली करते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है। जी जी जी। सो मेरे को ये अवार्ड मिला था 2000 में। ओके। और दैट वाज द यूथ फेस्टिवल। ओके। तो यूथ फेस्टिवल में एक एक्सटेम्परी होता है जिसमें हमें व्हेन यू गो टू द माइक आपको टॉपिक मिलता है, और मैं ज़्यादातर इंग्लिश में स्पीक कर रही हूँ। जी जी जी। तो पर वो वाला हिंदी में था जी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि हिंदी में मैं कैसे बोल लूँगी, हिंदी में मैं कैसे बोल लूँगी। और टचवुड जो मेरे पास टॉपिक आया मैं बोल पाई वहाँ हिंदी में, तो मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मुझे लगा कि अच्छा, ये बोलना इतना मुश्किल नहीं है। जी जी जी। जब मुझे नेशनल अवार्ड मिलने और पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैंने करी, उसमें आई वुड से केवल 6-7 साल का फ़र्क था। और पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी, मुझे याद है कि मुझे रोल नंबर बोलना होता था अपनी क्लास में, तो मैं बोल नहीं पाती थी। तो हमारे सर बोलते थे, मेरा रोल नंबर था 9, तो मैं प्रेजेंट सर नहीं बोल पाती थी, मेरी आवाज़ नहीं सर के पास जाती थी, मैं इतना डरती थी बोलते हुए। तो मैं हर क्लास के बाद टीचर के पास जाती थी बोलने के लिए, सर आई एम रोल नंबर 9। सर कहते थे आपने क्लास में क्यों नहीं बोला? मैं कहती मेरे को शर्म इतनी आती थी। तो ऐसे ही हम एक बार बैठे थे, तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला मुझे, जैसे मैंने MBA बहुत लेट करी, तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है, तुम पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करो। मैंने कहा मुझे तो रोल नंबर ही नहीं बोलना आता, मैं कैसे करूँगी? शी सेड नो, यू ट्राई इट। तो मैंने धीरे धीरे करके ट्राई किया। तब एक टीवी पे जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, एक लेडी आती थी 15 अगस्त में बोलती थी वो इंडिपेंडेंस डे पे, रीनी साइमन। तो बहुत पुरानी बात है ये। तो मैं रीनी साइमन जैसा बनने की कोशिश करती थी, कभी किसके जैसे बनने की कोशिश करती थी। तो ऐसे थोड़ा एफर्ट करके आई गॉट द नेशनल अवार्ड। सो I mean, मुझे लगता है कि पैशन एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। जी जी जी, ग्रेट। एज अ करियर काउंसलर आपका ड्रीम क्या है कि हमारे जो टीनेजर है या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंज होना चाहिए, या आपका एक्चुअल ड्रीम क्या है? मेरा जो ड्रीम है वो ऐसा है कि कोई ऐसा सिस्टम या इंस्टीट्यूट हो जो एक स्कूल आफ्टर स्कूल हो, जो स्कूल नहीं हो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल में पड़ जाते हैं। सुबह स्कूल खोलना है, बस आनी है, बच्चों ने क्लास में आना है, फीस लेनी है, तो हम एक सिस्टम में चले जाते हैं। जब हम बहुत सिस्टमेटाइज करते हैं चीज को, तो क्या होता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलना चाहती हूँ जो एक स्कूल आफ्टर स्कूल हो, जिसमें बच्चे की जो चीजें जो सोसाइटी या सिस्टम से बंद हो रही हैं, जैसे क्रिएटिविटी, जैसे आर्ट। आजकल के बच्चे अगर बोले मेरे को ड्राइंग करनी है, तो मम्मी पापा कहते हैं मैथ में तो तेरे 2 नंबर आए हैं, ड्राइंग में 90 लेके क्या करेगा। और ये रिसर्च ने आज प्रूव कर दिया है कि जो भी आर्ट के साथ रिलेटेड है
इसीलिए CBSE अब स्टीम के लिए के साथ आया। जो चीज़ जो इंसान आर्ट के साथ रिलेटेड है ना, वो सारे करियर्स में सक्सेसफुल होगा, बिकॉज वो हारमोनियस पर्सनैलिटी है। तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगी जहाँ पे आर्ट, क्रिएटिविटी और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आई वॉन्ट से सिखाया जाए, पर ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ बच्चा कुछ भी बोल सके, जहाँ शटअप ना करवाया जाए किसी को। मैं अगर स्कूल्स में चेंज लाना चाहूँ तो मैं स्कूल्स में 2 ही चीज़ें बोलूँगी कि बच्चे को शटअप ना कराएं, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो हम कहते हैं शटअप, लिसन टू मी। 10th स्टैंडर्ड में कहते हैं शट अप, लिसन टू मी। कॉलेज जाते हैं हम, टीचर कहता है शट अप, लिसन टू मी। जब वो अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहता है तो कभी कभी, आजकल नहीं पर कभी कभी पेरेंट्स कह देते हैं शट अप, लिसन टू अस, हमें ज़्यादा पता है ना। तो जब वो हमारी एज में आता है तो उसको तब सोसाइटी कहती है अपने दिल की सुन, तो तब कब सुन ले। जी। ऐसा सिस्टम हो जहाँ हम शट अप ना करें, लोगों को प्रिटेंड ना करना पड़े कुछ करने के लिए, जो वो हैं वही रहें। अगर वो हम जेन्युइननेस एक इंसान की इंटैक्ट रखेंगे, ऐसा सिस्टम चाहे वो स्कूल हो या स्कूल आफ्टर स्कूल हो बनाए, तो फिर बहुत इजी होगा करने के लिए। सो दैट इज़ माई ड्रीम और दैट्स माई विजन। ग्रेट गौरी मैम, एट द एंड मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहूँगा, पेरेंट के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। व्हाट आई वुड से इज, जो पेरेंट के लिए फर्स्ट एडवाइस है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो मैंने आपको पहले बोला, जस्ट बिकॉज वो हमारी बॉडी से निकलते हैं इसका मतलब नहीं कि हमारा एक्सटेंशन है। अगर बच्चा आपकी बॉडी से निकला है तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आपके जैसे ही बिहेव करेगा। क्योंकि पेरेंट बहुत खुश होते हैं, देखा ये बिल्कुल मेरे जैसा है, मम्मी कहती है मेरे जैसा है, पापा कहते हैं मेरे जैसा है। एक्चुअली वो बच्चा एक इंडिविजुअल बीइंग है, वो किसी के जैसा नहीं है। जेनेटिकली उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जैसे हो सकते हैं, बट द वेरी फैक्ट कि आपसे वो 25 साल बाद या 30 साल बाद पैदा हुआ है, वो आप नहीं है। जी बिल्कुल, राइट। तो अगर पेरेंट्स ये समझ पाएं कि माई चिल्ड्रन कम थ्रू मी बट दे आर नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ मी, उसकी एक इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें। बच्चों के लिए मेरा एक ये एडवाइस है कि एट टाइम्स इतना सारा पेरेंटिंग एडवाइस दी जाती है पेरेंट को, बच्चे को कभी वो एडवाइस नहीं दी जाती। इतना वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है कि पेरेंट्स को एडवाइस है हाउ टू डील विद किड्स। किड्स को कोई एडवाइस नहीं है हाउ टू डील विद पेरेंट्स, है ना। जी बिल्कुल, है ना। बच्चा, हम कहते हैं बच्चे को डिप्रेशन हो गया, बच्चे को ये हो गया, तो ओवर पैम्पर करते हैं बच्चे को। तो कहीं ना कहीं स्कूल सिस्टम्स को बच्चे को एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की भी एडवाइस या एक क्लास मिलनी चाहिए कि हाउ टू बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल इन लाइफ। अगर आप अडेप्टेबल नहीं हो लाइफ में तो एवरीवन वुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। स्कूल भी आपके अकॉर्डिंगली करेगा, पेरेंट भी करेगा। तो जब आप बड़े हो जाओगे, तो जब आपकी लाइफ में अर्थक्वेक कोई आएगा तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। ज्योग्राफी में बता देते हैं स्कूल्स की अर्थक्वेक आता है तो उससे कैसे बचते हैं, जी। फायर होती है तो उसमें कैसे बचते हैं, ड्रिल करवाते हैं स्कूल्स में। पर जब आपकी लाइफ में अर्थक्वेक आएगा तो उसमें से कैसे निकलेंगे, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, वो नहीं सोचता, कोई ट्रेन भी नहीं करता। हाँ, तो बच्चे के लिए अब मेरी ये एडवाइस है कि प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो, डोंट कीप इट ऑन अदर्स। सो अगर ये बैलेंस करके चलेंगे पेरेंट और बच्चा, फिर मुझे लगता है एक बैलेंस सोसाइटी होगा। डेफिनेटली, नहीं तो सब अपना अपना तो चल ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गौरी मैम, थैंक यू सो मच। आप आए और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर एंड आई थिंक विल कीप मीटिंग ऑफन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।